क्लास 12th का अपना 12 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पारितंत्र। तो इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना कंप्लीट करते हैं। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व यानी ग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूँकि यह एक विशाल एवं जटिल है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है स्थलीय और सेकंड है जलीय। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ एवं ज्वार नदमुख आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि एवं जल जीवशाला यानी एक्वेरियम को माना जा सकता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश, उत्पादकता यानी ऊर्जा का स्थानांतरण, आहार श्रृंखला या खाद्य जाल, पोषण चक्र तथा निर्गम निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति का अवगमन कर सकें। इसके साथ ही हम चक्रों यानी कि श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणामस्वरूप पैदा हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया। उसमें दोनों जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम इन घटकों को और अधिक समेकित यानी संयुक्त रूप से देखें तथा यह जानें कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन यानी कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों की विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर यानी झाड़ियाँ, द्वितीयक तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालें। उनमें पहला पहलू है उत्पादकता, सेकंड अपघटन, थर्ड ऊर्जा प्रवाह और फोर्थ है पोषण चक्र। एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है, जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यह तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला एक जलीय निकाय है, जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी एक अजैविक घटक है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा निरपेक्ष तालाब की तली में जमा हो जाते हैं और सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि तथा अन्य जलवायुवीय परिस्थितियों यानी समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप, लवक, कुछ काई यानी शैवाल तथा प्लवक एवं निमग्न तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारे पर पाए जाते हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी पल्लवक तथा स्वतंत्र प्लावी एवं जलीय वासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अपघटक के उदाहरण कवक एवं जीवाणु हैं, जो विशेष रूप से तालाब की तली एवं प्रचुरता में पाए जाते हैं। यह तंत्र किसी पारितंत्र की सभी क्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को उपभोग से अकार्बनिक तत्वों और कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के परपोषितों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना। इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबारता होती है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादकता। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश यानी इनपुट की आधारभूत आवश्यकता होती है। प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्राप्त प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव कार्बनिक मात्रा
यानी कार्बनिक मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे जैवभार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे 1 मिनट। इसे ग्राम पर ईयर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता के श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है, जिसे GPP - R या NPP कहते हैं। नेट प्राथमिक उत्पादकता 1 मिनट। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत यानी शाकभक्षी या अपघटन के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक पोषकों की उत्पादकता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न होती है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा जो कि 150 बचती है 115 शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। आपने अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपघटन। आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार अपघटन जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों पशुओं के मृत अवशेष मल आदि सहित अपरद यानी डेट्राइटस बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की इस प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण या जैसे खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन, खनिजी भवन etc। यहाँ पे एक साइकिल दी हुई है। एक स्थलीय पारितंत्र के अपघटन का पूरा चक्र दिया हुआ है, तो देख लेना। अपरदहारी जैसे कि केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस क्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल यानी जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाओं अपरद पर समांतर रूप से लगातार चलती रहती है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव प्रकृति में कोलाइड होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा खंडित हो जाता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवीय परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपरद दर धीमी होती है। यह अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों में जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तब यह तेज होती है। ताप में मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है जो मृदा में सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा
अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण के अपघटन की दर की गति तेज हो जाती है, जबकि निम्न ताप पर अवायवीय अपघटन की गति को धीमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, गहरे समुद्र के जलतापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के रूप में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु स्वपोषी सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादप द्वारा संग्रहण की गई ऊर्जा सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए अत्यधिक पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य के उत्पादकों की और फिर उपभोक्ता की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या इसमें ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत निहित है? पारिस्थितिक तंत्र की ऊष्मागति के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। इसके निरंतर ऊर्जा की आहार पूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकी एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक है। इस प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप पल्लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पढ़ा होगा जो कि प्रकृति में विद्यमान है। पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल की रचना होती है। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध या ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या वह जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अपरद्ध खाद्य श्रृंखला यानी जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अतः इन्हें उपभोक्ता तथा प्रपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु वह पशु जो पेड़ों को या उसके उत्पाद को खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं। 1 मिनट। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी होंगे। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदकवची मोलस्क होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं या इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा। यद्यपि द्वितीय उपभोक्ता वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक मांसभक्षी के रूप में नामित किया गया है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला यहाँ दर्शाई गई है जिसमें पहले घास, फिर घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो जो घास हुई वो उत्पादक हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता और मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में प्रपोषित जीव होते हैं। ये मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी यानी मृत अपघटन के द्वारा भी जाना जाता है। अपघटक पाचन एंजाइम स्त्रवित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीएफसी की तुलना में अपृत खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं भी अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपृत खाद्य श्रृंखला को चारण यानी चराई खाद्य श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। अपृत खाद्य श्रृंखला में कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जीव जंतु जैसे कॉकरोच, तिलचट्टे एवं कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर्संबंध एक आहार जाल यानी फूड वेब का निर्माण करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोतों के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरी एवं मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर से संबंध होते हैं, जो चित्र 12.2 में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर कार्य की निरूपण दिया हुआ है। इसमें उपभोक्ता जो पादप होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता, जो उच्च मांसाहारी होते हैं वो होते हैं चतुर्थ उपभोक्ता, जिसमें शेर, मनुष्य वगैरह आते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि उच्चोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपृत या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। स्थित शस्य को जीवित जैविकों की मात्रा यानी जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो यह अधिक विशुद्ध होगा। क्यों? चारण खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह स्थानांतरण 10% कम हो जाता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर लेवल केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होती है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर हो, जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक शाकभक्षी, प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक मांसभक्षी आदि, जो चित्र 12.3 में दिए हुए हैं। इसमें दिए हुए विभिन्न पोषक स्तरों से होता हुआ एक ऊर्जा का प्रवाह। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार अपृत खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है? नेक्स्ट टॉपिक, पारिस्थितिक पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड यानी सूची स्तंभ। आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आकार चौड़ा यानी विस्तृत एवं शिखाग्र की ओर सकरा होता जाता है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। इस संबंध को संख्या यानी जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आकार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है, जबकि शिखर या प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है वे है, जिसमें पहली है संख्या का पिरामिड, सेकेंड है जैव मात्रा का पिरामिड, थर्ड है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा मात्रा या अंश जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषक स्तरों के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम किसी पोषण स्तर में कुछ विषयों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापकीकरण सत्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय एक ही अधिक पोषक रीतियों में अधिनिष्ठ हो जाएगा। हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषक रीतियों में अधिनिष्ठ हो सकती है। उदाहरण के लिए एक गौरैया जब बीज, फल व मटर खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीटों एवं केंचुओं को खाती है तब वह द्वितीय उपभोक्ता होती है। क्या आप यह विवरण दे सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कितनी पोषण रीतियों का प्रयोग करता है? अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड
आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है, और इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार के निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। इस व्यापकीकरण में कुछ अपवाद है। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है। अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें, इसके साथ ही कीटभक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब आप प्राप्त आंकड़े पर चित्र बनाएं। समुद्र में जैव मात्रा यानी भार के पिरामिड भी प्राय उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। क्या यह एक विरोधाभास नहीं है कि आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि यह ऊर्जा की किसी विशेष पोषक स्तर में अग्र पोषक स्तर में पहुंचती है, तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषक स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का घोतक है। यद्यपि पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेशन भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकता है। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इसमें आहार जाल का समावेशन नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो अपना इनसाइट्स लाइन बाय लाइन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसमें जो ये दिए हुए हैं चित्र ये देख लेना। इसमें एक घास का पिरामिड है और इसमें जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड है, जो कि प्राणी प्लवक की व्यापक और खड़ी फसल को समर्पित करती पादप प्लवक की छोटी खड़ी फसल। तो ये देख लेना एक बार। ओके बाय।